हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक के बारे में जो हर टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन देता है। जैसा आपको दिख रहा है, टॉपिक का नाम है शिक्षण की सहायक सामग्री, यानी लर्निंग टीचिंग एड्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे और उसके बाद जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं अब तक, वो सारे एमसीक्यूज मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि जब भी आप एग्जाम में बैठें आपके पास जो भी क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आपके हाथ से निकल ना पाए। पहले हम थोड़ा सा टॉपिक को देखते हैं 2-4 मिनट के लिए, और फिर हम सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर टॉपिक को थोड़ा देख लिया ना, फिर क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले शिक्षण सहायक सामग्री यानी लर्निंग टीचिंग एड्स के माध्यम से अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। यदि अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करता है तो जो शिक्षा है वो उबाऊ हो जाएगी, वो बोरिंग हो जाएगी। यानी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसके साथ बच्चों का लगाव करने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इनका यूज करते हो। सहायक सामग्री के प्रकार आप देखिए, कौन से प्रकार की टीचिंग लर्निंग एड्स होती हैं। नंबर एक, सबसे पहले बात आती है श्रव्य सामग्री की, यानी जिनको सिर्फ सुना जा सकता है। जो सामग्री हम सुनने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह श्रव्य सामग्री कहलाती है। जैसे रेडियो है आपका, MP3, टेप रिकॉर्डर है, लिंगवा फोन है, ग्रामोफोन है, माइक्रोफोन है, आदि आदि आदि। अब देखिए, क्वेश्चन ये तो पूछा ही जाएगा, लेकिन ये भी पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सामग्री है या नहीं है। रेडियो, MP3, टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन, ग्रामोफोन, माइक्रोफोन, ये सब आपकी श्रव्य सामग्री में आते हैं। फिर आता है आपका दृश्य सामग्री, जिसको देखा जा सके। जो सामग्री केवल देखने के काम आती है वो दृश्य सामग्री कहलाती है। जैसे पुस्तकों को हम देख सकते हैं बट सुन नहीं सकते। श्यामपट्ट बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड जो आपका होता है, मॉडल आपके होते हैं, समाचार पत्र आपके होते हैं, शब्दकोश यानी डिक्शनरीज आपकी होती हैं, एटलस होते हैं, मानचित्र होते हैं, सारणियां होती हैं, एनसाइक्लोपीडिया वगैरह होते हैं। ये जो हैं ये आपके दिखने वाले उसमें आते थे। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? एपिडाइस्कोप होता है, चार्ट होता है, स्लाइड होती हैं, ओवरहैंड प्रोजेक्टर यानी OHP होते हैं। ये सर्वे सामग्री के अंदर आते हैं, सिर्फ दृश्य सामग्री के अंदर आते हैं। पहले आपने सर्वे देखा, फिर आपने दृश्य देखा। अब बात आती है सर्वे दृश्य सामग्री की, जो ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं, दोनों प्रकार की होती हैं। जैसे टीवी को देख और सुन सकते हैं, कंप्यूटर को देख सुन सकते हैं, वीडियो को देख सुन सकते हैं, टेक्स्ट को भी आप लोग, वीडियो डिस्क को भी, और टेली कॉन्फ्रेंसिंग को भी। तो ये सारी चीजें आपकी सर्वे दृश्य सामग्री में आती हैं। उसके बाद क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ चीज और देखिए। ज्ञान के स्थायीकरण के लिए हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं या शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा किया गया शिक्षण कम प्रभावशाली होता है। किसी चीज को अगर आप सिर्फ बोल के बताएंगे तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना आपका बोलना और दिखाना दोनों रहेगा। तो दृश्य श्रव्य सामग्री जो है वो ज्यादा प्रभावशाली होती है। इनके द्वारा विचारों को प्रवाहात्मकता के साथ प्रदान किया जा सकता है। सामग्री के द्वारा शिक्षक अधिकतर रुचिकर उसको बनाया जा सकता है। अतः शिक्षण रुचिकर होने के कारण ज्यादा सक्रिय हो पाता है। शिक्षक सहायक सामग्री के कारण ज्ञान को प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से आत्मसात किया जा सकता है, एक दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। हम क्रेडिट देते हैं उपकार को इस टेस्ट का। सबसे पहले क्वेश्चन है नंबर 1, वन्य जीवन पर कोई पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामग्री सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगर आपको वन्य जीवन के बारे में कोई पाठ पढ़ाना है तो कौन सी विधि सामग्री सबसे उपयुक्त होगी? मॉडल होगा, दोरा होगा, फिल्म होगी या स्लाइड होगी? देखो, वन्य क्षेत्र का अगर दौरा करवाया जाए तो वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब स्टूडेंट वहां जाएगा, वहां दौरा करेगा, तो वहां की चीजों को देखेगा, समझेगा, जानेगा, रिसर्च करेगा, वो सब कुछ कर सकता है वहां। तो वन्य जीवन पर पाठ पढ़ाने के लिए उस एरिया का अगर दौरा हो जाए तो उससे बेटर बात कोई हो ही नहीं सकती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दृश्य श्रव्य और शारीरिक गतिविधियां एक शिक्षक को शिक्षण में मदद करती हैं। दृश्य श्रव्य और शारीरिक गतिविधियां एक शिक्षक को शिक्षण में मदद करती हैं।
ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा जाता है? इसकी वजह यह है कि इंद्रियों का अधिकतम उपयोग करके सीखने में ये सहयोग करती हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता? प्रोजेक्ट सहायता सामग्री इनमें से कौन सी नहीं है? स्लाइड प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट सहायक सामग्री है, ओवरहेड प्रोजेक्टर ये भी सामग्री ऐसी ही है, और एपीडियास्कोप पारचित्रदासी ये भी ऐसी है। तो जो ब्लैक बोर्ड है ना, जो ब्लैक बोर्ड है वो एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं है, बाकी सब है। तो ब्लैक बोर्ड जो है वो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद अच्छा एक चीज और बता दूं, मैं शुरू आगे तो कर ही रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग स्टडी मटेरियल पहुंचाते हैं बाई कोरियर, सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम के लिए। तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षणिक दौरों के दौरान अपने बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए पूछा, होनी नहीं पूछा है। शैक्षणिक दौरों के दौरान अपने बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए? बच्चों को दौरे का आनंद लेना चाहिए, ये तो अपेक्षा होगी, तभी तो आप लोग दौरे पे ले जाने का उसको फायदा हो पाएगा। तो एक तो बच्चे पूरा आनंद लें, दूसरा बच्चों का अवलोकन करके प्रश्न पूछने चाहिए। अगर बच्चे प्रश्न पूछेंगे तभी तो इंटरेस्टिंग रहेगा, तभी तो आपको लगेगा कि हम बच्चों को फायदा हो रहा है। बच्चों को कोई भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, ये आपकी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा पूछेगा ही नहीं तो इसका मतलब उसने कोई ढंग से देखा ही नहीं। ये चीज तो ध्यान है, देखेगा तभी तो पूछेगा। तो इसलिए ये उपेक्षा नहीं करनी है आपको कि बच्चा कोई प्रश्न ना पूछे, आपकी उपेक्षा ये होनी चाहिए कि बच्चा पूछे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, आपकी राय में छात्रों को प्रेरित कराने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? छात्रों को प्रेरित कराने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है आपकी नजर में? पाठ को सबसे रोचक बनाना, ये सबसे जो है प्रेरित करने वाला काम है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। शिक्षक जो है वो निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। किसके लिए वो करते हैं? आंसर आएगा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए वो ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आजकल शिक्षक और विद्यार्थी दोनों आजकल शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को कंप्यूटर पर काम करना आवश्यक नहीं है, गलत हो जाएगा। कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर दोनों को कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होगी तभी जाकर के फायदा हो पाएगा भाई, क्योंकि डिजिटल का जमाना है, सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ना खालिस्तान पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। किसी भी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ना समूहित पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 9वां क्वेश्चन, यदि कोई छात्र पीछे बैठता है और वह बार बार उठकर ब्लैक बोर्ड देखे और बैठ जाए तो आप क्या अर्थ लगाएंगे? उसका मतलब क्या रहेगा? उसकी नजर कमजोर है या फिर उसको क्लियर नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां, निम्नलिखित में से किसे छात्रों द्वारा जानकारी और समझ हासिल करने का सबसे असरदार माध्यम या स्रोत माना जाता है? किताबों को सबसे असरदार और माध्यम माना जाएगा स्रोत। क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ते समय किताब और आंखों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? एक स्टैंडर्ड जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए भाई? कम से कम 12 इंच, 1 फीट तो होनी चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 12, छात्रों के लिए गृह कार्य का क्या लाभ है? छात्रों के लिए को जो होमवर्क दिया जाता है उसका फायदा क्या है? उनसे और कड़ी मेहनत करवाता है, ठीक है, छात्रों द्वारा समय की बर्बादी को कम करता है, ठीक है, खुद से पढ़ाई करने की आदत डेवलप हो जाती है, ऑल ऑफ द अबव सारे के सारे ठीक रहेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा में पढ़ाई को और रोचक बनाने का सबसे महत्वपूर्ण घटक बताओ। कक्षा में पढ़ाई को और रोचक बनाने का सबसे महत्वपूर्ण घटक आपको बताना है। पाठ्य की विषय वस्तु, पाठ योजना, शिक्षक का व्यक्तित्व, पढ़ाने की विधि, जो टीचिंग मेथड है वो भाई। क्वेश्चन नंबर 14, व्यवस्थागत अक्षेत्र संबंधी भ्रमण करने में विद्यार्थियों के साथ शिक्षक हमेशा रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, यदि आप स्कूल में बच्चों के लिए किताब लिखने की योजना बना रहे हैं तो निम्नलिखित में से क्या आपके लिए मुख्य विमर्श होना चाहिए? यदि आप स्कूल में बच्चों के लिए किताब लिखने की योजना बना रहे हैं तो निम्नलिखित में से क्या आपके लिए मुख्य विमर्श होना चाहिए? क्या इसमें विषय पर नवीनतम सामग्री होनी चाहिए या परीक्षा अनुमुखी होनी चाहिए? इसमें तर्क संगत रूप से विषय का संपूर्ण क्षेत्र आना चाहिए, ये सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के उद्देश्य से किसी शिक्षक के लिए कौन सी विधि सही रहेगी?
ब्लैक बोर्ड पर लिखने के उद्देश्य से किसी टीचर के लिए बेस्ट विधि क्या होगी? विषय लिखना और फिर विद्यार्थियों को उसे पढ़ने को कहना। आगे देखिए क्या है। तेजी से और जितना हो सके साफ साफ लिखना, बट तेजी गड़बड़ हो जाएगी ना, तेजी गड़बड़ हो जाने वाली है। विद्यार्थियों के सामने एक प्रश्न रखना और फिर उनके द्वारा बताया गया उत्तर लिखना, यस, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षक शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है? शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है? महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखने के लिए, मेन मेन पॉइंट लिखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18, एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं, इसका अभिप्राय है कि शिक्षक को क्या कक्षा में शिक्षण उपकरणों का उपयोग करना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है? प्रक्षेपित साधन में क्या नहीं आता है? ब्लैक बोर्ड नहीं आता है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है? एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है वो सही है? मुख्य बातों को जहां तक संभव हो स्पष्टता से लिखना चाहिए, मेन मेन पॉइंटों को। क्वेश्चन नंबर 21, अध्यापन के प्रति गत्यात्मक उपागम का अर्थ बताइए। अध्यापन के प्रति गत्यात्मक उपागम का तात्पर्य क्या है? आंसर है अध्यापकों को ऊर्जावान तथा गतिशील होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित साधन का स्रोत है? प्रक्षेपित साधन का स्रोत इनमें से क्या है? छाया अक्षेपित्र यानी एपिडाइस्कोप। क्वेश्चन नंबर 23, प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है। प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होती है? जो सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो वो होती है भाई। क्वेश्चन नंबर 24, अध्यापक द्वारा अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री का उपयोग कक्षा की गरिमा प्रदान करने के लिए करना होता है, विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए, या संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए ये ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? शिक्षण सहायक सामग्री लर्निंग टीचिंग एड के बारे में कौन से कथन जो हैं वो सही हैं, ये आपसे पूछा गया है। वे संकल्पना धारण को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है, ठीक है। विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती है, ठीक है। वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती है, ठीक है। रटकर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 2 3, अब देखो डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26वां, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार बताएं। शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार आपको बताना है। विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। क्वेश्चन नंबर 27, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में विशिष्ट होता है। प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में विशिष्ट होता है यानी स्पेशल होता है। किसी भी दो शिक्षार्थियों की क्षमता, रुचि तथा प्रतिभा में समानता नहीं होती है, इसी वजह से प्रत्येक अपने आप में विशिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम में जो अंतर रह जाता है, शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम में जो अंतर रह जाता है उसका निदान क्या होना चाहिए? उनका निदान क्या होना चाहिए? उनका निदान आपका समुचित सुधारात्मक उपाय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अधिगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों के द्वारा की गई गलतियां ये बतलाती हैं कि अधिगम प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अधिगम एक ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जहां शिक्षार्थी सकारात्मक व भावनात्मक रूप से संतुष्ट होते हैं, या अधिगम के किसी भी अवस्था पर सीखना भावनात्मक कारकों को से प्रभावित नहीं होता, या अधिगम मूल रूप से मानसिक क्रिया है। अधिगम एक ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जहां शिक्षार्थी सकारात्मक तथा भावनात्मक रूप से संतुष्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किसके लिए नहीं करना चाहिए, नहीं पूछा है आपसे। उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को याद करवाना जिन्हें शिक्षक पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षक जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन के अंतर्गत कार्य करते हैं, शिक्षक जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन के अंतर्गत कार्य करते हैं उनको व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं भाई, जी आंसर आएगा। तो ये आज वाला क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद
फिर मिलेंगे हम एक और लेक्चर में। अगर कोई विशेष टॉपिक आपको चाहिए तो उसके ऊपर आप लोग बता सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। धन्यवाद। शुभ